टारगेटेड मुस्लिम माइनॉरिटी के दुकानों को निशाना बनाया गया। इससे साफ जाहिर है कि इसमें बहुत बड़ी प्लानिंग हुई है। सब जानबूझ करके एक तरह की योजना है। মাইনরিটি ওরা যেন আমাদের কাছ থেকে বিচার পায়। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। क्या भारत के खिलाफ इंटरनेशनल एजेंडा चलाया जा रहा है? क्या प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब करने के लिए इस्लाम के इंटरनेशनल ठेकेदार एकजुट हो गए हैं? क्या भारत के नेताओं ने ही ओआईसी जैसे संगठनों को भारत के आंतरिक मामलों में प्रोपेगेंडा फैलाने का मौका दे दिया? यह सवाल इसलिए क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी ओआईसी ने रामनवमी पर भारत में जो हिंसा हुई, आगजनी हुई, इस पर अपना एजेंडा फैलाने की कोशिश की है। ओआईसी ने लिखा है कि ओआईसी जनरल सचिवालय हिंसा और बर्बरता के ऐसे उत्तेजक कृत्यों की निंदा करता है। ऐसी घटनाएं भारत में अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट किए जाने की ओर इशारा करती है। इस तरह के कृत्यों को उकसाने वालों और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा, अधिकार और सम्मान सुनिश्चित किया जाए। यह सवाल तो उठता है कि ओआईसी कौन है? यह देखने वाला कि भारत में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, हमारे इंटरनल मैटर में उसकी क्या जरूरत? हालांकि ओआईसी के इस बयान के बाद विदेश मंत्रालय ने करारा जवाब दिया। विदेश मंत्रालय ने ओआईसी को जवाब देते हुए कहा कि यह उनकी सांप्रदायिक मानसिकता, भारत विरोधी एजेंडे का एक और उदाहरण है। ओआईसी सिर्फ भारत विरोधी ताकतों के जरिए लगातार ऐसे बेतुके बयानों और कृत्यों की वजह से अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन सवाल है कि ओआईसी की हिंदुस्तान के इंटरनल मैटर में बोलने की हिम्मत कैसे हुई? कैसे ओआईसी इस पूरे मामले में कूद गया? क्या भारत की राजनीतिक पार्टियों ने मोदी विरोध में ऐसा माहौल तैयार कर दिया कि ओआईसी जैसे इस्लामिक संगठन को भारत के अंदरूनी मामलों में बोलने का मौका मिल गया? यह सवाल इसलिए क्योंकि भारत के अंदर जो मुसलमानों को लेकर माहौल बनाया जा रहा है, या फिर हाल फिलहाल में जो बयानबाजी की गई है, वैसी ही बयानबाजी ओआईसी कर रहा है। आज इस मुद्दे पर मैं बहस करूं उससे पहले आपको कुछ बयान जरूर सुनने चाहिए। आज तक हुआ ही नहीं, तो ऑल ऑफ ए सडन वहां कहा के लिए हुआ? तो ये सब जानबूझ करके एक तरह की योजना है। दो लोग है, समझ लीजिए, एक राज कर रहा है और दूसरा उसके साथ उसका एक है एजेंट है। अब वो मिल करके ये सब इधर उधर कर रहा है। जो कुछ बिहार में हुआ है, बिहार शरीफ में, जहां पर एक 100 साला मदरसे अजीजिया को जला दिया गया, एक मस्जिद के मीनार को डैमेज किया गया और वहां पर एक टारगेटेड मुस्लिम माइनॉरिटी के दुकानों को निशाना बनाया गया। इससे साफ जाहिर है कि इसमें बहुत बड़ी प्लानिंग हुई है। 6 তারিখটা আমি হিন্দু ভাই বোনদের দায়িত্ব দিয়ে রাখবো। রমজান চলছে, মুসলিমদের উপর যাতে কোনো অত্যাচার না হয়, হিন্দু ভাই বোনেরা গ্রামে গ্রামে জেলায় জেলায় ওদের প্রোটেক্ট করবেন, ওদের ভালো করে রক্ষা করবেন। ওরা মাইনরিটি, ওরা যেন আমাদের কাছ থেকে বিচার পায়। आप जिस पर हमला कर देते हैं आप, तो आपके पास हथियार है, आपके पास गोला बारूद है, गरासा है, कुल्हाड़ी है वगैरह, तो आप उसके घर को हमला करने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से थोड़ा पत्थर उत्थर चला करके हो सकता है कि हम अपने घर को बचा ले, अपने माँ बहन को बचा ले, हमारी जो बहन पर वो खदेड़ रहा है उसको बचा ले। पत्थर तो दोनों तरफ से चला है, पत्थर तो व्यापक रूप से इधर से चला है, तो निश्चित रूप से मैंने हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और निर्बोध मासूम लोग, कभी उसको लगा कि एक पत्थर उधर मार देने से भीड़ हट जाएगी तो चला आया होगा। अब आपने सुना, जो आखिरी में बयान आपने सुना था, महबूब आलम है, सीपीआई के नेता है, वो कह रहे हैं मासूम लोगों को लगा कि भीड़ यहां से चली जाएगी इसलिए पत्थर मार दिया। ओआईसी को भारत में रामनवमी की हिंसा दिखाई देती है, भारत में माइनॉरिटीज पर अत्याचार दिखाई देता है, लेकिन यही ओआईसी को पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं दिखाई देता। गौरव भाटिया इस वक्त कुछ बोल रहे हैं। स्पष्ट कर दे, जब श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और जनता जानती है
हमारी पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। तो आज ये स्पष्ट हो गया है, अगर किसी भ्रष्टाचारी को यह गलत फहमी है कि वो भ्रष्टाचार करके बच जाएगा, कानून का लंबा हाथ उसकी गर्दन तक नहीं पहुंचेगा, तो मोदी जी की सरकार में यह संभव नहीं है। भ्रष्टाचार करोगे तो जेल भी जाओगे, और भ्रष्टाचार करोगे एक एक रुपया जनता का वसूला जाएगा। और बहुत हर्ष की बात है हर नागरिक के लिए कि जिस तरह से ओछी घटिया राजनीति, जिस तरह से आक्षेप लगाए जा रहे थे, केवल जांच एजेंसियों पे नहीं बल्कि सरकार पर, तो आज सर्वोच्च न्यायालय का ये जो पवित्र फैसला आया है, यह दर्शाता है किस तरह से खाता न बही देश का सर्वोच्च न्यायालय जो कहे वो ही सही। अब प्रोपेगेंडा कैसे फेल होता है उसका उदाहरण आपने गौरव भाटिया की बातों में सुना। दरअसल एक फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया। 14 दल पहुंचे हुए थे कि सरकार सीबीआई ईडी का दुरुपयोग कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनने से मना कर दिया, कह दिया कि नेता आम लोगों से ऊपर नहीं है, इसलिए जैसे आम लोगों के साथ एजेंसियां सलूक करती हैं वैसे ही नेता के साथ भी सलूक करेंगी। एक आईना दिखाया है सुप्रीम कोर्ट ने इस देश में उन नेताओं को जो चाहते हैं उन्हें इसलिए प्रेफरेंस मिले क्योंकि वो नेता है। ओआईसी को भारत में रामनवमी की हिंसा दिखाई देती है, भारत में माइनॉरिटीज पर अत्याचार दिखाई देता है, लेकिन इसी ओआईसी को पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं दिखाई देता, पाकिस्तान के पाप नहीं दिखाई देते। चीन में विगर मुसलमानों पर अत्याचार क्यों होता है इस पर ओआईसी कभी कुछ नहीं कहता। विगर मुसलमान क्या चीन में माइनॉरिटीज नहीं है? पाकिस्तान में हिंदू सिख पर जो अत्याचार हो रहा है क्या वो वहां पर माइनॉरिटीज नहीं है? उस पर ओआईसी चुप क्यों है? भारत के आंतरिक मामलों पर दखलंदाजी देने का मतलब सिर्फ एक है, भारत की छवि को खराब करना। और हाल फिलहाल में कई नेताओं ने इस तरीके के बयान दिए हैं, विदेश जाकर भी नेताओं ने बयान दिए। ऐसे में वो सवाल मैं आपके सामने रखता हूं जिन सवालों के इर्द आज की डिबेट आगे बढ़ेगी। सवाल यह बड़ा होगा कि ओआईसी का फंडा क्या भारत विरोधी एजेंडा फैलाना है? सवाल यह भी कि क्या ममता, नीतीश और ओवैसी ने जो बातें हाल फिलहाल में कही हैं वो उकसाने वाली थी और इसीलिए ओआईसी ने इस तरीके का स्टेटमेंट दे दिया। मोदी के खिलाफ इस्लाम के इंटरनेशनल ठेकेदार क्या एकजुट हो गए हैं? ओआईसी का यह बयान दिखाता है क्या? हिंदुस्तान के इंटरनल मैटर में ओआईसी का क्या काम? सवाल यह भी कि भारत के मुसलमान क्या बहाना है और असल मकसद है मोदी पर निशाना साधना। आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ शलमणि त्रिपाठी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। करण वर्मा हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। अजय वर्मा जी जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। डॉक्टर पवन राव अंबेडकर, प्रवक्ता एमआईएम के, और साथ ही माजिद हैदरी, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। लेकिन पहले आज का सवाल देश का मूड जानने के लिए रोज की तरह सवाल यह कि क्या आंतरिक मामलों में दखल देकर ओआईसी भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चला रहा है? आपको हमारे अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर अपनी राय देनी है और आपकी राय हम शो के आखिर में दिखाएंगे। चलिए माजिद हैदरी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं और इसलिए आपसे शुरुआत करता हूं क्योंकि हमारे पैनल पर आप एकमात्र मुस्लिम हैं। बतौर मुस्लिम, बतौर हिंदुस्तानी, ओआईसी का यह स्टेटमेंट आपको ठीक लगता है? राकेश भाई, लोग टूट से जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट से जाते हैं एक घर बनाने में, और हमारे हाथ नहीं कामते बस्तियां जलाने में। राकेश भाई, आज ब्लेम गेम नहीं होगी, आज मैं किसी पे आरोप नहीं लगाऊंगा, मगर शिकवा करूंगा, शिकायत करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से और मोहन भागवत जी से भी। इस देश में ऐसे हालात क्यों हो रहे हैं कि बाहर वाले लोग हमारे देश के अंदर ताना झांकी करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या मुसलमान को रामनवमी के दिन गोश्त खाने की इस देश में इजाजत नहीं? क्या इदरीस पाशा को इसलिए गौरक्षा के नाम पे मारा जाए? क्या माजिद हैदरी मैं शुरुआत में नहीं बोलना चाह रहा था, माजिद हैदरी मैं शुरुआत में नहीं बोलना चाह रहा था। शुरुआत में ना तो आज मैं रामनवमी की चर्चा कर रहा, ना तो आप क्या खा सकते हैं मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। मैंने सिर्फ एक सवाल आपसे पूछा, बतौर हिंदुस्तानी, मुझे लगता है आप अपने आप को हिंदुस्तानी सोचने में गर्व महसूस करते होंगे, तो बतौर हिंदुस्तानी और बतौर मुस्लिम, क्या आपको ओआईसी का ये स्टेटमेंट ठीक लगता है? क्या आप मंजूर करेंगे आपके घर के अंदर आकर कोई कुछ भी बोलकर चला जाए? भारत एक परिवार है और हम परिवार में आपस में लड़े झगड़े, बाहर वाले का कोई हक नहीं। तो पहले ओआईसी की आलोचना करिए, परिवार के ओआईसी की आलोचना करिए। देखिए, मैंने आलोचना ये कही कि भारत एक परिवार है और बाहर वाले को कोई हक नहीं। आप बोलिए ओआईसी ने गलत किया, ओआईसी को कोई हक नहीं है हिंदुस्तान के मैटर में बोलने का। पहले आप बोलिए। ओआईसी ने, मैं कह रहा हूं ओआईसी ने गलत किया, लेकिन हमारे घर के बड़े जो हैं, लेकिन क्या होता है? नहीं, लेकिन क्या होता है? मोहन भागवत जी,
मोहन भागवत जी इस वक्त क्यों नहीं हर राज्य में जाके बताएंगे कि हिंदू मुसलमान की एकता चाहिए? भाई बहुत हो चुका लड़ाई झगड़ा हर वक्त, कभी गौरक्षा के नाम पे, कभी रामनवमी के नाम पे, कभी मुसलमान के नाम पे, कभी हिंदू के नाम पे। अरे इस देश को आगे बढ़ना है, प्यार मोहब्बत चाहिए, कम से कम आपस में लड़ेंगे और चाइना हमारे राज्यों के नामकरण बदल देगा। हमारे देश की यह स्थिति हो गई है कि आज हम हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं और चाइना हमारे राज्य के अरुणाचल प्रदेश के माजिद हैदरी, ये आप उन नेताओं को जाकर सिखाइए जो नेता ये कहते हैं, या फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ये कहती हैं, जो हिंदुओं से अपील करती हैं कि भाई रामनवमी की शोभा यात्रा है, देख लो कुछ हो ना जाए। उनसे कहिए कि माइनॉरिटीज से भी अपील करें, माइनॉरिटीज से भी अपील करें, माइनॉरिटीज से भी अपील करें। मुखिया माननीय मोहन भागवत जी हैं, मैं मोहन भागवत जी से विनती करूंगा, सर आपका इस वक्त कर्तव्य है कि आप हिंदू मुसलमान में एकता बनाएं, हम आपके साथ हैं। वो हर देश का मुसलमान, वो आपकी बातों में एकता नहीं दिखाई दे रही है, आपकी बातों में एकता नहीं दिखाई दे रही है। शलभ मणि भाई, ये जो ममता बनर्जी ने कही, नीतीश कुमार ने कही, जो ओवैसी ने कही, क्या आपको लगता नहीं है कि नेता मौका दे रहे हैं और इसलिए बाहर की शक्तियां भारत के मैटर में इस तरीके से बोल रही हैं? कुछ दिनों पहले राहुल गांधी भी बोलकर आए थे। नहीं, देखिए बहुत ही गंभीर विषय है। मुझे लगता है कि देश ने हमेशा इसी बात को लेकर यह मंथन किया है कि देश के भीतर कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि ठीक है, उनकी दुश्मनी भारतीय जनता पार्टी से हो सकती है, उनकी दुश्मनी श्री नरेंद्र मोदी जी से हो सकती है, उनकी दुश्मनी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से हो सकती है, लेकिन उनकी कोशिश हर बार ये होती है कि कैसे देश के भीतर रहकर देश को कमजोर कैसे करें। और यही कारण है कि 2014 में भी देश की जनता ने एक निर्णय दिया, 2019 में भी निर्णय दिया। आज देश की जनता ये भी देख रही है कि कैसे भाषा जो है एक हो जाती है। आप जरा कल्पना करिए, कश्मीर को लेकर जो भाषा पाकिस्तान की है वही भाषा राहुल गांधी की होती है 370 के मसले पर। जब 370 के मसले पर पूरा देश ये कहता है कि नहीं, कश्मीर के लोग हमारे भाई हैं, कश्मीर के लोग हमारे परिवार हैं, भारत एक अखंड भारत है, तब राहुल गांधी कहते हैं कि नहीं 370 जो है वापस आनी चाहिए, बड़ा अत्याचार हो रहा है। और पाकिस्तान भी कहता है 370 वापस आना चाहिए, बड़ा अत्याचार हो रहा है। आज आप ओआईसी की भाषा देखिए, आज ओआईसी की भाषा ममता बनर्जी बोल रही है, आज ओआईसी की भाषा आपके एएमआईएम के नेता बोल रहे हैं। और ये अभी मैं सुन रहा था माजिद साहब को, इसमें कोई दो राय नहीं, हम सब भाई है माजिद साहब, लेकिन जरा ये भी अपने दिल पर हाथ रख के जरूर बताइएगा कि जो शहीद जाबाज औरंगजेब शहीद हुआ, उसको शहीद करने वाले कौन थे? वो जो इंस्पेक्टर जो मस्जिद के सामने अपनी ड्यूटी कर रहा था कश्मीर के बाहर, कश्मीर में, और जब उसकी पीट कर हत्या कर दी गई, मुस्लिम सब इंस्पेक्टर था, अपने परिवार का इकलौता बेटा था, उसकी हत्या किसने की? जरा ये भी बताइएगा। तो ये हिंसा को लेके दो रवैया आप नहीं अपना सकते। ये अच्छी हिंसा और बुरी हिंसा, जो हिंसा है, जो आतंकवाद है, जो अपराध है, उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा कौन लोग करते हैं। और उनके प्रति जो भारत ने अपना जवाब दिया, मुझे लगता है कि ओआईसी को भारत की तरफ से जो जवाब गया है वो बहुत अच्छा जवाब गया है। पाकिस्तान में जो आटा नहीं मिल रहा, रोटी नहीं मिल रहा, उसकी चिंता ओआईसी को करनी चाहिए। भुखमरी के कगार पे हैं, टुकड़ों टुकड़ों पर पल रहे हैं, भीख मांगते कटोरा लेकर नहीं, और माइनॉरिटीज का इतना ही शुभचिंतक है। मैं आता हूं शलभ जी आपके पास, और माइनॉरिटीज का अगर ओआईसी इतना ही शुभचिंतक है तो पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज है उनके बारे में भी बोल दे। चलिए अपने कौम की बात करेंगे तो चीन में जो उइगर मुसलमान है उनके बारे में कुछ बोल दे। पवन राव अम्बेडकर जी, मैं आपके पास आता हूं। आपकी पार्टी तो सर मुसलमानों की सबसे बड़ी पार्टी है, पार्टी के नाम में ही मुस्लिमीन लिखा हुआ है। आप बताइए, क्या आपको लगता नहीं है कि ओआईसी को आप लोगों ने शह दी है कि आए वो हिंदुस्तान के मामलों में बोले? राकेश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आप लोग ये तय कर ले कि हम यहाँ पार्टी के नाम के विषय में डिस्कशन करने जा रहे हैं या कुछ और मुद्दों पर। आप लोगों के जहन में जो शब्द घुसा हुआ है, इस शब्द को लेकर के मैं एक बार फिर से आप कहता हूं कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जाइए और आप अपनी आपत्ति दर्ज कराइए, लेकिन इस विषय पर बार बार जो है डिस्कशन करना, आप अपना मखौल उड़ाते हैं। अब मुख्य बिंदु पर मखौल नहीं उड़ाता हूं मैं, आपकी बात सुनिए, आप अपना जवाब रखिएगा, मैं सिर्फ आपकी इस बात पर कह दूं, मखौल बिल्कुल नहीं उड़ाते हैं सर। आप कह दीजिए कि ओवैसी मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता नहीं बनते हैं खुद को, वो हिंदुओं की चिंता नहीं करते हैं सर। हिंदुओं की चिंता अगर करते तो मैं बिल्कुल पार्टी के नाम की चर्चा नहीं करता। रेफरेंस इसलिए देना पड़ता है सर क्योंकि आपकी पार्टी के नेता सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, तो रेफरेंस देना पड़ता है कि आपने तो अपनी पार्टी के नाम में ही मुस्लिमीन रखा है, तो मुसलमानों की बात करेंगे। आप शलभ जी की बात नहीं करेंगे, आप मेरी बात नहीं करेंगे, आप करण वर्मा की बात नहीं करेंगे, आप अजय वर्मा की बात नहीं करेंगे। अब या तो आप स्पीच दे लीजिए या मेरा जवाब सुन लीजिए। बस आपने जो बात कही मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। ओआईसी को हम इंडोर्स नहीं करते हैं। ओआईसी की किसी भी स्टेटमेंट को ना मैं, ना मेरी पार्टी, ना आदरणीय ओवैसी साहब ने इंडोर्स किया। हम इस देश के हालात को बता रहे हैं। इस देश के गृह मंत्री साहब को आज एक क्विक एक्शन लेना चाहिए। जिस तरह से पश्चिम बंगाल और बिहार में जिस तरह से वायलेंस हुआ है, वहां पर तत्काल राष्ट्रपति शासन इंपोज करना चाहिए। हम इसकी मांग कर रहे हैं।
आप क्या इसकी मांग करेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल और बिहार में राष्ट्रपति शासन की मांग की है? नहीं की है। हम मांग कर रहे हैं। हम ये मांग कर रहे हैं कि इस देश का जो संवैधानिक ढांचा है उसको चरमरा दिया गया है, उसको तोड़ा जा रहा है। उसको लेकर के गृह मंत्री साहब ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। आप ओआईसी को इंडोर्स कर रहे हैं। आप ओआईसी के माध्यम से इस देश में नफरत को एक नई दिशा देना चाहते हैं। अभी शलभ साहब ने कहा है कि कश्मीर की बात कही है। आज कश्मीर किसके अंडर में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। 370 हटने के बाद कितने सारे घटनाएं हुई हैं, वो किसके लिए जिम्मेदार है? वो कौन जिम्मेदार है? क्या शलभ साहब उनकी जिम्मेदारी लेंगे? जब से 370 हटा है और आज तक कितनी मौतें हुई हैं, क्या उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार लेगी? हम तो इस देश की हालात बता रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि धर्म के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है और धर्म के नाम पर इस देश में अब लोकतंत्र को नई दिशा में ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके विषय में भी बात होनी चाहिए। आप एक बार नहीं 100 बार कहिए ओआईसी ने गलत किया। हम एक नहीं, हम 1000 बार कह रहे हैं। आप अगर 100 बार कहेंगे तो हम 1000 बार कहेंगे कि ओआईसी को कोई दखल नहीं देना चाहिए हमारी इंटरनल मामले में। नहीं, ओआईसी को दखल नहीं देना चाहिए। पवन राव अंबेडकर जी, जो बातें आपने कही उसका जवाब अभी शलभ मणि दे देंगे। एक सवाल है, सीपीआई के नेता हैं महबूब आलम, आपने सुना होगा अगर शुरुआत में, कह रहे बड़े मासूम लोग हैं जो पत्थर हाथ में लेकर खड़े थे, वो भीड़ जा रही थी, उन्हें लगा पत्थर मार दो भीड़ यहां से हट जाएगी। राकेश साहब, मैं इसका जवाब देता हूं। जो पत्थर चला रहा है, जो हथियार लहरा रहा है, लोगों में भय का माहौल पैदा कर रहा है, सबको जेल भेजिए, सबको सजा दीजिए, लेकिन इस देश के हालात को आप सुधारने के लिए प्रयास करिए। शलभ साहब, अभी तक प्रधानमंत्री जी के मुख से एक भी वक्तव्य नहीं आया है कि इस देश के नागरिक शलभ मणि जवाब दीजिए, फिर मैं करण वर्मा का रुख करता हूं। प्रधानमंत्री साहब शलभ जी जल्दी सुन लीजिए, आपने शलभ जी का नाम लिया तो उनसे जवाब भी सुन लीजिए। देखिए, बिहार के अंदर भीतर ये घटना हुई और वहां पर क्या हो रहा है? दलितों को चुन चुन के मारा जा रहा है, पिछड़ों को चुन चुन के मारा जा रहा है। वहां पर जो आतताई हैं, उपद्रवी हैं, बिहार सरकार के संरक्षण में, आरजेडी और जेडीयू की सरकार के संरक्षण में लोग वहां पे घर छोड़कर भाग रहे हैं। ममता बनर्जी जी की सरकार में क्या हो रहा है? तो आप ममता बनर्जी जी से क्यों नहीं पूछते? ये तो लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट स्टेट का सब्जेक्ट है। ममता बनर्जी जी के शासन में वहां पर दलितों पर, पिछड़ों पर, चरमपंथी वहां पर अटैक कर रहे हैं। और मैं आपसे क्या उम्मीद करूं पवन राव अंबेडकर साहब, आप उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिसका नेता ये कहता है कि 25 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, सेना हटा दो, उसके बाद तुम्हारी औकात बता देंगे। 15 मिनट पार्टी को शलभ साहब, मैं आपके 15 मिनट के भीतर जो देश की कानून व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का दावा करता है। और क्या होता है हैदराबाद के भीतर, जब आप दंगे करते हैं तो दलितों को निशाना बनाते हैं, आप पिछड़ों को निशाना बनाते हैं। जोगेंद्र नाथ मंडल जी को भूल गए क्या? बाबा साहब ने मना किया था जोगेंद्र नाथ मंडल जी से कि पाकिस्तान मत जाना, और दलित समाज से थे, पाकिस्तान गए। उसके बाद क्या हाथ शुरू हुआ उनके साथ? जो दलित गए थे उनको मारा काटा गया। अब आपको जवाब सुनना पड़ेगा। अब आपको जवाब सुनना पड़ेगा। पुलिस हटा दो, सेना हटा दो। आप किस मुंह से शासन की बात करते हैं? किस मुंह से कानून व्यवस्था की बात करते हैं? आप पहले कहिए कि छोटे ओवैसी को जेल भेजना चाहिए। आप कहिए, आप पहले जवाब सुनिए। अब आप जवाब सुनिए। जेल भेजना चाहिए कि नहीं भेजना? अब आप जवाब सुनिए। अब आप जवाब सुनिए। पुलिस हटाओ, सेना हटाओ, हम जवाब दे देंगे। जो व्यक्ति इस देश की कानून व्यवस्था को चुनौती देता है, इस देश की संप्रभुता को चुनौती देता है, बाबा साहब के संविधान को चुनौती देता है, आप उसकी पार्टी को डिफेंड करते हैं। आप पहले कहिए कि छोटे ओवैसी ने अपराध किया है। आप पहले अब जवाब सुन लीजिए। राकेश साहब, मुझे पूरा अनइंटरप्टेड टाइम चाहिए। ठीक है, मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, उसके बाद मैं करण वर्मा और अजय जी का रुख करूंगा। उन्होंने अभी तक कुछ नहीं बोला है। 30 सेकंड पवन राव अंबेडकर आपके। अब जवाब सुनिए, ये जवाब सुनिए। हरिद्वार में जब खड़े होकर के लोग लोकतांत्रिक सरकारों को गिराने के लिए बात कहते हैं तो क्या शलभ साहब उनका विरोध करेंगे? जंतर मंतर पर खड़े होकर के इतने घिनौने शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, देश को तोड़ने की बात कही जाती है। शलभ साहब, आप पहले उसका विरोध करिए। आप विरोध करिए कि रायपुर में किस तरह से गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया है, उसकी बात करिए। और रही बात, अगर आप बात कर रहे हैं इस देश के ढांचे को, सबसे पहले इस देश में धर्म के नाम पर नफरत किसने फैलाई? आज इस देश में धर्म के नाम पर नफरत कौन फैला रहा है? आप छोटे ओवैसी साहब को कोर्ट से परमिशन और कोर्ट से बरी किया गया है। परमिशन मिला? हरिद्वार कोर्ट से पूरी तरह से बरी किया गया है। कोर्ट से बरी किया गया है। हरिद्वार में जिस तरह से लोगों ने सरकारों मैं आगे बढ़ता हूं। पवन राव अंबेडकर जी, गिराने के लिए किसी ने ये कहा, इसलिए इस नेता के
कहीं दूसरी बात का हम विरोध नहीं करेंगे, आलोचना नहीं करेंगे, जस्टिफाई क्यों करने लगते हैं सर, डिफेंड क्यों करने लगते हैं? करण वर्मा अब रुक जाइए सर, अब रुक जाइए, दो लोगों ने अभी तक कुछ नहीं बोला है। पवन राव जी रुक जाइए, गलत है। अरे रुक जाइए सर, में खुलना और जयसोर से बाबा साहब को जिता करके भेजा और षड्यंत्रकारियों ने खुलना और जयसोर को चलिए हटाने का पवन राव अम्बेडकर जी रुक जाइए। जोगेंद्रनाथ मंडल साहब की बात कर रहे हैं ना, करण वर्मा, पवन राव अम्बेडकर कह रहे हैं, पवन राव अम्बेडकर कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, संविधान बना रहे। लेकिन अगर मान लीजिए एक सिचुएशन में सरकार हटा देती है दोनों जगहों की, केंद्र सरकार, यही लोग खड़े होकर पहले छाती पीटेंगे, संविधान की हत्या हो गई। देखिए राकेश जी, इनका हाल ये है, पवन राव जी का मैं सम्मान करता हूं, पर इनका हाल ये है कि चिट भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। अगर यूपी में रामनवमी पर ऐसी कोई घटना नहीं होती, क्योंकि योगी जी प्रिवेंटिव अरेस्ट करते हैं, गैंगस्टर एक्ट लागू करते हैं और कानून के तहत बुलडोजर चलाते हैं, अगर किसी ने गलत काम किया हो तो भी इनको मिर्ची लगती है। अब जब ममता नहीं कंट्रोल कर पा रही है तो उसको कह रहे क्यों नहीं कंट्रोल किया? ममता से पूछो ना, और फिर योगी जी को गाली मत दो, योगी जी की तारीफ करो कि हाँ भाई यूपी में ये नहीं होता क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर योगी जी ने संभाला है। देखिए लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है और तारीफ करिए यहाँ कि यूपी में ये नहीं हुआ। 3717 हत्याएं हो चुकी हैं उत्तर प्रदेश में। लॉ एंड ऑर्डर को अगर आपको देखना है 3717 हत्याएं हो चुकी हैं 2021-22 में। एक सेकंड, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात मत करिए, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूं। रामनवमी पे कोई भी कानूनी घटना नहीं हुई, हत्या हुई है, रमजान पे कोई भी आम लॉ एंड ऑर्डर। राकेश इनको चुप कराइए। ठीक है पवन राव अम्बेडकर जी, सर आप बोल रहे थे वो सुन रहे थे, अब करण वर्मा को बोलने दीजिए, फिर मैं अजय वर्मा का बात। रामनवमी पे, रमजान पे कोई इस तरह की घटना नहीं हुई। मैं लखनऊ से आपसे बात कर रहा हूं, कोई घटना यूपी में नहीं हुई। और दूसरी बात, जहां तक माइनॉरिटीज का ये हमें बहुत बड़ा पाठ पढ़ाते हैं ओआईसी और वगैरह, इनको मैं बता दूं, मुस्लिम प्रतिशत हमारे देश में 14.7% है, पर 3 मुख्य बेनिफिशियरीज लाभार्थी स्कीम्स में, मुद्रा योजना, किसान सम्मान निधि योजना और आवास योजना, तीनों में 31%, 33% और 36% लाभार्थी मुस्लिम भाई हैं, हमारे मुस्लिम भाई और बहन। इसलिए हमें किसी से पाठ सीखने की जरूरत नहीं है कि माइनॉरिटीज का किस तरह से संरक्षण हो रहा है। और राकेश जी, ये पहली बार नहीं हुआ है। पिछले वर्ष अगर आपको याद हो, कतर ने हमारे एम्बेसडर को बुला लिया था जब नुपुर शर्मा का केस हुआ था, और फिर जब वर्ल्ड कप वहां हुआ तो इन्होंने जाकिर नायक को बुला लिया था। वो जो आतंकवादी है जाकिर नायक, जो कन्वर्ट करता है और क्या क्या हत्या टिप्पणियां देता है अलग अलग धर्मों पे और भागा हुआ भगोड़ा है, उसको इन्होंने स्टेज दे दिया था। तो इनकी जो हिपोक्रेसी है, जो दोहरा मापदंड है, एक तरफ यूगर मुसलमान पे चुप रहेंगे, अरे दीपिका पादुकोण क्या करने गई थी, उस पे चुप रहेंगे, इसलिए इनकी चीज साफ साफ आज नजर आ रही है। दीपिका पादुकोण जी क्या करने गई थी? पवन राव अम्बेडकर, एक मिनट, करण वर्मा एक मिनट, बिल्कुल गलत बात है। अरे सुनिए पवन राव अम्बेडकर, पवन राव अम्बेडकर सुनिए, एक मिनट, गलत स्टेटमेंट अरे सुनिए पवन राव अम्बेडकर जी, आपके लिए दीपिका और ओवैसी एक ही है। नहीं, पवन राव अम्बेडकर जी, आपके लिए दीपिका पादुकोण और जाकिर नाइक एक ही जैसे? नहीं, हमारे लिए कोई नहीं है, एक ही जैसे कोई नहीं है। जो इस देश के संविधान की बात करेगा हम उसके साथ खड़े हैं। जाकिर नाइक देश के संविधान की बात करता है, जाकिर नाइक देश के संविधान की बात करता है, लोग खड़े हुए हैं उसके साथ। जाकिर नाइक देश के संविधान की बात करता है, हाँ या ना? समर्थन नहीं करते हैं हम, कभी नहीं समर्थन करते हैं। तो कैसे आपने जाकिर नाइक की तुलना दीपिका पादुकोण से कर दी? क्यों कर दी? सिर्फ एक नाम क्यों लिया? दीपिका पादुकोण का भी नाम लेना चाहिए, क्यों नाम भूल जाते हैं? मैं नाम भूल बता रहा हूं। एक तरफ नुपुर को टारगेटेड काम मत करिए, टारगेटेड काम मत करिए। यही टारगेट आतंकवादी जाकिर नायक को खुला छोड़ इस देश में हो रहा है, यही टारगेटेड काम इस देश में हो रहा है। ठीक है सर, इसीलिए मैंने कहा था, मैं फिर कहूंगा आप चिढ़ जाएंगे, इसीलिए मैं फिर कहूंगा कि चिढ़ जाएंगे आप कि आप सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। वो मुसलमान जाकिर नाइक भी हो तो भी आप डिफेंड करेंगे जाकिर नाइक को। पवन राव अम्बेडकर, नासिर और जुनैद की बात कौन करेगा? बिल्किस बानो की बात कौन करेगा? अरे नासिर जुनैद, सुनिए आवाज उठाई है? नहीं सुनिए, अरे पवन राव अम्बेडकर सुनिए, यहाँ पर बैठकर बिल्कुल आवाज उठाइए, आप बैठकर बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। अब सुनिए ना, अरे सुनिए ना, सुनिए पवन राव अम्बेडकर, सुनिए पवन राव अम्बेडकर की आवाज डाउन करिए इनकी आवाज, बिल्कुल आवाज डाउन करिए। अरे सुनिए सर, सुनिए, आवाज मैंने आपकी इसलिए डाउन करवाई क्योंकि आप चुप नहीं हो रहे थे। अब सुनिए, नासिर जुनैद के साथ जो गलत हुआ नहीं होना चाहिए था, पकड़े जाए, सख्त सजा मिले, लेकिन सुनिए ना सर, अरे सुनिए पवन राव अम्बेडकर सुनिए, अरे सुनिए पवन राव अम्बेडकर, करण वर्मा ने आवाज, इनकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन करिए, किसी की आवाज नहीं,
पवनराव अंबेडकर, एक बात सुनिए, फिर मैं अजय वर्मा का रुख करूंगा। नासिर जुनैद के घर चले जाते हैं ओवैसी, लेकिन वहीं राजस्थान में ही सरतंज से जुदा हुआ कन्हैया का, उसके घर नहीं गए क्योंकि वो हिंदू था। यहीं पर बात आती है। चलिए अजय वर्मा, अरे हो गया, अब आप फिर डिफेंड करेंगे। अजय वर्मा, आपकी पार्टी के भी सबसे बड़े नेता राहुल गांधी चाहते हैं कि विदेश का हस्तक्षेप हो, तो आप लोगों के लिए तो बहुत अच्छी बात है। पहले जर्मनी बर्लिन की ओर से स्टेटमेंट आया है डेमोक्रेसी को लेकर, अब ओआईसी सिखा रहा है कि माइनॉरिटीज को कैसे सुरक्षित रखे। देखिए, अभी आप कन्हैया की बात कर रहे थे, तो ये भी बता दीजिए कि वो बीजेपी माइनॉरिटी सेल के ने सरतंज से जुदा करा था, उसका पदाधिकारी था। हत्या कराते हैं भाजपा के लोग। सुनिए अजय वर्मा, जो आपसे पूछा जाए सर, उसका जवाब दिया करिए। जिसने कराया वो सवाल पवनराव अंबेडकर के लिए, आप अगर ये चाहेंगे, सबसे बड़े नेता नासिर जुनैद के घर चले जाते हैं क्योंकि वो मुसलमान थे, और कन्हैया क्या इसलिए नहीं गए क्योंकि वो हिंदू था। चलिए, जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। मैं अनुरोध, मैं नहीं, सवाल का जवाब आप प्रिंसिपल नहीं है, मैं जवाब आपको दूंगा। भाई हो मेरे, देखिए इस देश में ये एजेंडा जो चल रहा है हिंदू मुस्लिम का 24 के चुनाव से पहले, मैं अनुरोध करूंगा ईडी और सीबीआई से कि इस ओआई के जो सीका जो ये बयान आया है, इसके पीछे कहीं भाजपा के आईटी सेल का दिमाग है, इसकी जांच करी जाए। क्योंकि ये एजेंडा इन्हें सूट करता है, ये अपनी तरीके से कुछ भी करा सकते हैं। चुनाव से पहले पुलवामा आपने सुना था क्या हुआ था, कहां से आरडीएक्स आई पता नहीं चली। तो ये इनको जो सूटेबिलिटी है, जो सूट करते हैं अजय वर्मा, मुस्लिम मंदिर मस्जिद, अजय वर्मा, आप भी सूटेबिलिटी के हिसाब से मुद्दा उठाया करिए। सुनिए, अभी आपने ईडी सीबीआई का जिक्र किया, गए थे ना सर 14 दल मिलकर सुप्रीम कोर्ट में, क्या हुआ? याचिका वापस लेनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कह दिया कि नेता आम लोग से ऊपर नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि ये जो नफरती भाषण और नफरती माहौल चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, पुलवामा का भी अभी सुन लीजिए, जो नफरती भाषण और नफरती माहौल फैला रहे हैं, इस ये इनकी पुरानी स्टाइल है करण वर्मा, ये लोग पहले भी कई बार कह चुके हैं। 20 सेकंड और अजय वर्मा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं कि ये एजेंडा, हाँ, ये जो लोग प्रोपोगेंडिस्ट और एजेंटिस्ट बैठे हैं एजेंडा चलाने के लिए, एक सीडी ले आते हैं बीजेपी के आईटी सेल से कि चुनाव से पहले आप ये एजेंडा चलाइए, देश में माहौल बनाइए, क्योंकि मुद्दों पे फेलियर है। व्यापार की बात नहीं, रोजगार की नहीं, नौकरी की नहीं, बेरोजगारी की नहीं, महिलाओं की सुरक्षा की नहीं, हिंदुओं की सुरक्षा की नहीं। ये नकली लोग हैं, नकली। देखिए, ये लोग केवल एजेंटिस्ट है, महंगाई से इनका कोई मतलब नहीं है। मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि मुद्दों की लड़ाई लड़िए। ये भारत का देवतुल्य वोटर आपको अपने आप जवाब दे देगा। नहीं और सर, अपने वो आप सीखिए, जो आप प्रोपेगेंडिस्ट कहते हैं, जो आप सही बात कहते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ देख लीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट को भी आप कह दीजिए कि बीजेपी आईटी सेल के इशारे पर काम करता है, क्यों चला बने? एक लाइन बोल दूं मैं। इनका फ्रस्ट्रेशन का लेवल ये है कि इनके एक पार्टी के नेता हैं जिनकी सदस्यता गई है, वायनाड से सांसद है। एक व्यक्ति वायनाड में नहीं निकला कि राहुल गांधी की सदस्यता क्यों चली। अमेठी से सांसद रहे हैं, एक आदमी पूछने नहीं आया। उधर जिस मुल्क को लेकर तमाम सारी बातें करते हैं, पाकिस्तान तक से आवाज आ रही कि देखो भारत में एक नेतृत्व है, जो दुश्मन देश हमारा है। पाकिस्तान के भीतर भी लोग कह रहे हैं कि देखिए किस तरह से मोदी जी ने कोविड काल के दौरान चाइना अंदर घुस रहा है, वो दुश्मन देश तुम्हें शूट करता है। चाइना अंदर घुसता है, डर के मारे लाल आंखें नहीं दिखाओगे, 56 इंच गायब हो जाएगा। और राहुल गांधी की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी साहब और आपके जो बयानवीर बोलते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, सदस्यता दी जाएगी। पूरा एजेंडा है। ओबीसी भी आपका ही मित्र है, ठीक है। ओबीसी भी आपका ही एजेंडा है। ये पूरा देश देख रहा है, वो देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है किस तरह से आप जो है एजेंडा चलाते हैं। आप कुछ कह रहे थे, आपकी आखिरी बात, फिर मैं ब्रेक लूंगा। मैं बस एक लाइन बोल दूं। अजय वर्मा जी ने 3 बातें उठाई अभी बड़े अच्छे से, कि कभी कोई अनएम्प्लॉयमेंट पे नहीं बोलता, महंगाई पे नहीं बोलता, और क्या बोला था इन्होंने, अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई मुख्य तौर पे बोला था, और फीमेल सिक्योरिटी पे। तीनों में महाराज सबसे घटिया प्रदर्शन राजस्थान का है। चेक कर लीजिएगा आंकड़े। महंगाई में नंबर 1 है, अनएम्प्लॉयमेंट पे नंबर 1 है, और फीमेल सिक्योरिटी में वर्स्ट क्राइम रेट है। ठीक है, वक्त इतना ही है, ब्रेक लेना पड़ेगा। और जो हमने सवाल पूछा था, इस सवाल का जवाब माजिद हैदरी आप भी सुनिए, अजय वर्मा आप भी सुनिए, और पवनराव अंबेडकर आप भी सुनिए। क्या आंतरिक मामलों में दखल देकर ओवैसी भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चला रहा है? सर 90% लोग मानते हैं ऐसा, आप भले न मानिए, और ये साबित करता है कि आप लोग देश की नब्ज नहीं समझ पा रहे हैं। तो जरा इस पर काम करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब काम से जुड़ने के लिए। राष्ट्रवाद में फिलहाल अभी के लिए बस इतना है।